तो चिल्ड्रन हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड ऑल दैट पढ़ चुके थे। विद्याधन के ऊपर मैंने बोला था लोगों को कोई रिसर्च करने को, जरा देख लेंगे कैसे HCL बीइंग अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन with the help of the government is into education and PPP मॉडल से कैसे वो काम करते हैं। चलिए, तो ये सब तो कंटेंट है पूरा का पूरा रटने वाला। हमको हायर एजुकेशन से स्टार्ट करना था। अब हायर एजुकेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। 2008 में गर्ल्स हॉस्टल वाली स्कीम पढ़ा चुका था मैं, आपको ठीक से बता दिया था। देन रिफॉर्म्स कंप्राइज्ड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ग्रेड सिस्टम 2009-10 के बाद ही आया। एक्चुअली 2016 तक ये सिस्टम चला चल रहा और 2006 में आया था, जिसको CBSE बोलता था CCE। CCE मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बच्चों ने इसको दूसरे सेंस में ले लिया कि हम पास तो हो ही जाएंगे, ग्रेड मिलना है, फेल तो कोई कर ही नहीं सकता। IC वालों ने थोड़ी इज्जत बरकरार रखी पढ़ाई लिखाई की। दे डिडंट केम ऑन टू दिस सिस्टम, और मैं इस सिस्टम को नाम देता था कंप्लीट चौपट इवैल्यूएशन। और यहाँ पे फेल होने वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, और बच्चे बिना पढ़ लिख के भी प्रोजेक्ट वगैरह गूगल से कॉपी करके भी देते थे एंड दे यूज्ड टू पास। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे थे जो शायद क्लास 10th पास करने के बावजूद आप उनसे 7 का टेबल सुन ले तो ठीक से पूरा ना सुना पाए। तो इतना बेकार सिस्टम ऑफ एजुकेशन था। अभी एक लेटेस्ट मैंने इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डाला था। आप उस रिपोर्ट को देखिए। जो बच्चे हमारे सो कॉल्ड 8th से लेकर 12th क्लास तक के हैं, क्लास 2 की बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं वो ठीक से। मैनी आर देयर चिल्ड्रन। तो क्लास 9-10 का एग्जाम, बेसिकली बोर्ड का एग्जाम एबॉलिश कर दिया गया था। बोर्ड एग्जाम होता ही नहीं था उस जमाने में, और बस बच्चों को समझ में आ गया कोई डर है नहीं, कोई टेरर है नहीं, और बच्चे दनादन पास होते गए। CBSE ने सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशंस का ये हवाला देते हुए दुनिया को बताया कि पहले जब बोर्ड एग्जाम होते थे काफी बच्चे फिल्म पे सुसाइड कर लेते थे। हर साल 1000-1200 बच्चा सुसाइड करता था। और जब से ये सिस्टम आया सुसाइड्स खत्म हो गए। दैट वाज नॉट अ फिजिकल सुसाइड बट दैट वाज अ मेंटल सुसाइड। वो वहां सुसाइड नहीं करेंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कर लेंगे जाके। वहां नहीं करेंगे, अपनी लाइफ का प्रेशर नहीं झेल पाएंगे, आफ्टर मैरिज सुसाइड कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं तो उन लोगों को सुसाइड करना ही करना है जो साइकोलॉजिकली वीक है। उसके बाद से जब अकल आई तो 2016 के बाद से 17-18 में ये सिस्टम री इंट्रोड्यूस किया गया, जब पता लगा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो था कंप्लीट चौपट इवैल्यूएशन एकदम बच्चों को बर्बाद कर दिया कायदे से। तो ये 10 बैचेस एकदम बर्बाद चले गए चिल्ड्रन। NCERT का काम है बेसिकली बुक्स वगैरह, सिलेबस वगैरह ड्राफ्ट करना, टीचर्स ट्रेनिंग, B.Ed प्रोग्राम्स के लिए कंटेंट डेवलप करना। फिर चिल्ड्रन फरवरी 2021 में कोविड की वजह से चिल्ड्रन वर टॉट ऑनलाइन फ्रॉम होम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब यहाँ पे तो कोई कमोड के ऊपर बैठ के पढ़ रहा है, कोई किचन में चाउमीन खाते खाते पढ़ रहा है, कोई सोते सोते पढ़ रहा है कंबल के अंदर। क्लास कनेक्ट कर ली बट क्लास में है ही नहीं। समझ में आ रही है कृष्ण जी मेरी बातें आपको? सो कंप्यूटर, यस। लैपटॉप, स्मार्टफोन, इन सबको टीचर्स ने तो बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। हमारे जैसे जो बोर्ड पे ही सिर्फ पढ़ाना जानते थे अब यूट्यूबर बन गए। 900 वीडियोस मेरे आज कंप्लीट हो जाएंगे यूट्यूब पे चिल्ड्रन। पूरा 11th-12th का सिलेबस आपको आने वाले टाइम में फ्री मिल जाएगा। व्हाट इट क्लियर? फिर मैं यूट्यूब पे कोर्स चलाने लग जाऊंगा। 1/10 ऑफ द कॉस्ट व्हाट यू पे प्रेजेंटली आपको कोर्स मिलेगा। तो वो बच्चे जो लेस अफोर्डेबल एरियाज में रहते हैं वो भी इस एजुकेशन को अफोर्ड इजिली कर लेंगे। तो PME विद्या वॉज लॉन्च्ड इन May 2020 फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर प्रोग्राम चिल्ड्रन। तो इसलिए मैंने सोचा एक चीज बतानी बहुत जरूरी है। डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर। तो जिनको लाइव क्लास करनी है उनको तो फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। जिनका यूट्यूब लेक्चर से काम चल जाएगा वो यूट्यूब लेक्चर देख लेंगे। ओके, चलिए तो हायर एजुकेशन की बात करते हैं बच्चों। व्हाट इज हायर एजुकेशन? मतलब चेयर पे बैठे थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो हायर एजुकेशन हो जाएगी? नो नो नो। हायर एजुकेशन का मतलब दिस स्कूल के बाद वाला सिस्टम चिल्ड्रन। ओके, दैट इज जब आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। 50-51 में वी हैड 27 एंड नाउ वी हैव 1113 यूनिवर्सिटीज। नंबर ऑफ कॉलेजेस 695 थे, अब हो गए 43,796। 10 गुना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए चिल्ड्रन। टीचर्स भी लगभग सो कॉल्ड यू कैन से 20-30 टाइम्स बढ़ गए। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 5.8 पर 100 से बढ़ के कितना हो गया? 27.3। तो पढ़े लिखे लोग भी बढ़े, अनपढ़ आवारा भी बढ़ गए हैं। एंड बेस्ट पार्ट जो मेरे को इंडिया में अच्छा लगता है, दैट इज सेटिंग अप ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब नहीं कि इनके गेट दिन भर खुले रहते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी सिलेबस बता देगी, स्टडी मटेरियल दे देगी। पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स जिन्हें PCPs बोलते हैं चिल्ड्रन, दे आर हेल्ड एग्जाम के 15 दिन 1 महीने पहले। जो आपको कोई डाउट है, क्वेरी, आप आके क्लियर कर लीजिए और आपको रेगुलर क्लास में जाने की जरूरत
नहीं है। तो रेगुलरली यू कैन डू द वर्क ऑफ योर इंटरेस्ट, और बीच बीच में आप जा भी सकते हैं यूनिवर्सिटी, अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो ये प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये सिर्फ इसीलिए कि भाई जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी स्टडीज हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो स्कूल लेवल पे इट इज NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसका सिस्टम ऑफ कंडक्शन एग्जीक्यूशन इतना बकवास हो चुका है कि लोगों को लगता है कि जो भी NIOS से पढ़ा है वो नकल करके ही पास हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है चिल्ड्रन। 43% यूनिवर्सिटीज आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज। अब इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। रूरल एरिया का मतलब नॉट दैट बैकवर्ड एरिया। रूरल एरिया का मतलब शहर से बाहर, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए स्पेस इतना चाहिए तो शहर के अंदर यूनिवर्सिटी खोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना। तो एज सच हमको जगह बाहर ही चाहिए बच्चों। सो अगेन इस डेटा को ही डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो अगर आप इसको प्रॉपरली थोड़ा सा तोते की तरह रट लेंगे तो आप डेटा भी लिख देंगे पैराग्राफ में, और कुछ खास है नहीं चिल्ड्रन। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द मेमोरीज ऑफ हुम चिल्ड्रन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। फॉर्चुनेट, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर B.R. अम्बेडकर के होता था। अरे नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की डेट ऑफ बर्थ जो है उन्हीं के याद में पूरे कंट्री में टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है। B.R. अम्बेडकर जी की याद में कोई दूसरा डे होगा, आपको नहीं याद आ रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड ऑल दैट, मैं मान सकता हूँ, बट नॉट विद दिस चिल्ड्रन। So Dr. Sarvapalli Radhakrishnan and many other were there. So he was a great philosopher and an educationist, played active role in propagating and implementing educational ideas to spread education. He was one of the most influential scholars of religion and philosophy, and he was the professor at Oxford University, and many universities had him as a vice chancellor. अब vice chancellor क्या होता है? जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी में जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है स्टेट यूनिवर्सिटी में चिल्ड्रन, गॉट इट क्लियर, उसको वाइस चांसलर बोलते हैं। और इनसे भी ऊपर जो होते हैं वो चांसलर्स होते हैं। बट अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो हर स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं दे आर द चांसलर। उनके नीचे जो यूनिवर्सिटी में ऑफिस ऑक्यूपाई करते हैं सीनियर मोस्ट पोजीशन पे, दे आर द वाइस चांसलर। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वहां पे, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, BHU हो गया, अब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गई 2004 में, गॉट इट क्लियर? नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी, वो सेंट्रल नहीं है। ओके, तो इन यूनिवर्सिटीज के जो हेड होते हैं ये चांसलर होते हैं। तो टॉप मोस्ट चांसलर, देन वाइस चांसलर, जस्ट लाइक योर प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। बट स्टेट यूनिवर्सिटीज में अब गवर्नर हर दिन थोड़ा यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे, उनको तो कितने लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी देखने हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है स्टेट यूनिवर्सिटी का, वो होता तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन चांसलर है, हु इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बट वो ऑफिस नहीं ऑक्यूपाई करते, जो बैठते हैं वहां के वो वाइस चांसलर्स होते हैं। तो ही वाज वन ऑफ देम। देन ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत रत्न भी इनको मिला था चिल्ड्रन। एंड 5 सितंबर इन्हीं की याद में एज टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऋषभ जी समझ गए? चलिए, 89% ऑफ द स्टूडेंट्स were studying in India as per regular mode and 11% through distance education. और बाकी अगेन चिल्ड्रन ये सेम डेटा ही कॉपीड है पूरा का पूरा। प्यूपल टीचर रेशियो ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। लाइक आप किसी बढ़िया यूनिवर्सिटीज में अगर जाएं, आपको नजर आएगा MSc में जो स्पेशलाइजेशंस होते हैं चिल्ड्रन, आपको नजर आ रहा होगा कि भाई 10 बच्चे पढ़ते हैं सर क्लास में बस। यस, सुपर स्पेशलाइजेशन जो होते हैं, एक प्रोफेसर के अंडर में सिर्फ 10 बच्चे हैं, वो प्रोफेसर उन्हीं 10 बच्चों को पढ़ाता है, 11 बच्चे वहां नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इस लेवल पे पढ़ने वाले बहुत कम हो जाते हैं, मेजोरिटी तो ग्रेजुएशन के बाद कमाने धमाने लग जाते हैं। देन वी हैव इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, NITs एंड IIM। अब आपने सुना होगा बच्चों IIT JEE का एग्जाम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन, इट इज नॉट जॉइंट एंट्रेंस जूनियर एग्जाम, इंजीनियर एग्जामिनेशन, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो पहले क्या होता था इंडिया में चिल्ड्रन, IIT का एक एग्जाम होता था, गॉट इट क्लियर? उसके बाद AIEEE होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये होते थे कंट्री के सेंट्रल लेवल पे, और उसके बाद हर स्टेट इंडिया में अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता था। UPC करके होता था उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में MP सीट करके होता था, स्टेट एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह। तो मान लीजिए इंडिया में देयर आर 36 स्टेट्स, सॉरी 32 स्टेट्स हैं, तो 32। क्या हुआ उज्जवल जी?
कुछ कहना चाह रहे सर हैं? लाइक स्टेट पुलिस का जैसे होता है हाँ एडमिशन वैसे ही, वैसे। वैसे जैसे ये यूपीएससी होता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के जॉब मिलते हैं, और हर स्टेट का भी अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। गॉट इट क्लियर? तो वैसे ही ये भी हुआ करते थे एग्जाम्स। तो एज ऑफ टुडे अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स चाहिए तो आप कौन सा एग्जाम देंगे? यूपीएससी। आप आईपीएस सेलेक्ट हो गए तो किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बट अगर आपने एमपीपीएससी का एग्जाम दिया, या आपने आरजेपीएससी का एग्जाम दिया, या यूपीपीएससी का एग्जाम दिया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यूपीपीएससी में आपका जॉब यूपी के अंदर ही लगेगा, एमपीपीएससी में एमपी में ही जॉब लगेगा। बट जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो ऑल इंडिया कहीं पे भी जॉब लग सकता है आपका। तो वन इज सेंट्रल, अदर इज स्टेट। तो ऐसे ही पहले स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम कराया करती थी। अब बच्चा पता लगा 32 स्टेट हैं तो 32 फॉर्म वो भर रहा है पागल की तरह। हर स्टेट कॉलेज के अंदर और हर यूनिवर्सिटी में 15% सीटें भरी जाती थी थ्रू AIEEE एग्जाम चिल्ड्रन। तो 85% सीटें हर स्टेट के अपने एग्जाम से और 15% सीट्स AIEEE के थ्रू भरी जाती थी। तो अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लिया 200 सीट के साथ, 170 सीट्स आप स्टेट एग्जाम्स के थ्रू भरोगे, और 30 सीट्स पे आपको उन स्टूडेंट्स को एडमिशन देना होगा जो AIEEE का एग्जाम देके आए हैं। तो हर बच्चे को हर स्टेट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। तो अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो आप पूरी 200 सीट्स पे एडमिशन के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं। 170 सीट्स आपकी स्टेट मेरिट से भरी जाएगी और बाकी की 30 सीट्स आपकी AIEEE। मान लीजिए आपकी AIEEE में अच्छी रैंक नहीं आई तो आप उन 170 सीट्स में क्लेम कर लीजिए। मान लीजिए AIEEE का एग्जाम अच्छा हुआ, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो उन 30 सीट्स में दोनों में फायदा है। बट गवर्नमेंट ने देखा कि भाई एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत बढ़ रहा है, बच्चों के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, 2-2 3-3 10-10 20-20 फॉर्म भरने पड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ये सारी बकवास करनी है खत्म। अब पूरी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग एंट्रेंस के 2 एग्जाम होंगे, विच विल बी कंडक्टेड बाय IIT। कोई एक IIT हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एक होगा आपका मेंस का एग्जाम और एक होगा एडवांस का एग्जाम। लगभग अगर 12 लाख बच्चा आईटी मेंस के एग्जाम में बैठता है तो अराउंड 2.5 लाख बच्चों को मेरिट से निकालते हैं टॉप से, और वो एडवांस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इन 2.5 लाख बच्चों में से चिल्ड्रन अराउंड 16,500 सीट्स हैं। इन बच्चों को एडमिशन कहां मिलेगा? IIT में। और सर बाकी जो 2.5 लाख में 16,500 के अलावा 2,33,500 बचे, वो इंडिया के, गॉट इट क्लियर, किस इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ेंगे? जो 2,33,500 बचे जिन्होंने मेंस दिया था बट एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो 2.5 लाख में से 16,500 कहां चले गए? आईटी में। बाकी 2,33,500 बचे, दे विल गो टू IIT। और बाकी 12 लाख में जो सर 9.5 लाख बचे, वो XYZ इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपके घर के अगल बगल नजर आते हैं ना, वो वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऐसा नहीं वो कबाड़ भरा हुआ है उनके अंदर, दे आर ऑल्सो गुड। समझ में आ गई बातें? पक्का। अब इसमें एक और रिफॉर्म आया, व्हाट अबाउट BSc, BCom एंड BA? ये भी इंडिया में बहुत जगह चलता है। हर यूनिवर्सिटी अपना अलग एग्जाम कराती थी। पता लगा इंडिया में 700 यूनिवर्सिटीज हैं, आप 40 यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म 1,000 का, तो 40 फॉर्म 40,000, कितनों की तो डेट भी क्लैश कर जाएगी एंट्रेंस की। तो गवर्नमेंट ने सोचा ये बेवकूफी हटाओ, एंड दे स्टार्टेड विद CVT। फेमस पिछले 2-3 साल से हुआ है, बट चल रहा है पिछले 7-8 साल से। कुछ यूनिवर्सिटीज ही CVT के थ्रू अपने आप बच्चों का एडमिशन लेती थी, और कुछ कहती थी हम दादा हैं, दादागिरी है हमारी, हम अपना एंट्रेंस कराएंगे, दूसरे के थ्रू हम एग्जाम नहीं लेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बच्चों के पैसे बर्बाद होते हैं, इतना फॉर्म भरना पड़ता है, डेट क्लैश करती है। तो नाउ मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज इन इंडिया चिल्ड्रन आर रेडी फॉर CVT। 5 साल मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, 2-3 साल रुक जाइए, सिर्फ CVT का एग्जाम होगा और कोई एग्जाम ही नहीं होगा। नहीं, कैट CVT PG, कैट जैसे चलता है, एक कैट चलता है, एक CUT PG चलता है पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई के लिए। तो कैट इज फॉर IIM। बट अगर मेरे पापा ने कोई MBA कॉलेज खोला और आपने कैट का एग्जाम दिया और आपका परसेंटाइल 91.5 आया, तो IIM आपको कॉल नहीं करेगा, आप मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, या मैं अपना एंट्रेंस एग्जाम करा लूं। तो CVT 2 होते हैं, एक ग्रेजुएशन लेवल पे और एक PG पे। बट जस्ट वेट 2-3-4 ईयर्स, सिर्फ CVT का एग्जाम होगा। सुपर टॉप रैंकर्स साइंस के IITs में पढ़ने जाएंगे, थोड़े नीचे वाले रैंकर्स NITs में पढ़ने जाएंगे, उससे नीचे वाले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज,
उससे नीचे वाले सो कॉल्ड बीएससी करेंगे। खोपड़े में बात गई। तो ये अभी आईटी की थोड़ी दादागिरी चल रही है, तो आने वाले टाइम में वो भी सीयूटी के साथ मर्ज होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इनका काम इंडिया में सिर्फ एग्जाम लेने का होगा। यूएस में ऐसे ही चलता है चिल्ड्रन, सैट 1 सैट 2, ये 2 एग्जाम है, उसी के थ्रू यू गेट एवरी टाइप ऑफ कोर्स। इवन मेरे को तो नहीं लगता कि ये सीए फाउंडेशन भी शायद होगा, ये भी सीयूटी के साथ ही मर्ज करा दिया जाएगा। जिनका बहुत बढ़िया स्कोर आया, लेट अस से टॉप 500 इन इंडिया, उनको बोला जाएगा कि आप डायरेक्टली ये एग्जाम देने के बाद आईपीसीसी सेकंड लेवल पे जा सकते हो। और जिनका अच्छा स्कोर नहीं आएगा उनको बोलेंगे चलो तुम फाउंडेशन के थ्रू आओ। तो आने वाले 4-5 साल बाद सिर्फ सीयूटी ही नजर आएगा और कोई एग्जाम ही नहीं होगा। बट अभी ये चल रहा है। तो जिन बच्चों ने पीसीबी का एग्जाम दिया और बहुत बढ़िया स्कोर किया, दे माइट गो फॉर नीट। उसके नीचे वाले वो नॉर्मल सा थोड़ा बीएससी कर लेंगे या फार्मेसी में चले आएंगे। समझ में आ गई कहानी चल रहा क्यों ये सर एक डाउट। हाँ बोलिए बोलिए उज्जवल जी। सर यहाँ 8th पॉइंट लिखा है, द गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएटिव इन डेवलपिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। उसमें यस। आईआईएम का नाम है, पर आईआईएम तो प्राइवेट है ना सर? ना 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 ना, गवर्नमेंट का है बच्चे। पहले तो आईएम की फीस बहुत कम होती थी, और जब गवर्नमेंट पर ने फिर देखा भी कि सर फीस इतनी ज्यादा है, नहीं, तो ये 25 लाख। ये पहले पता है आईटी की कितनी फीस होती थी चिल्ड्रन, यू वोंट इमेजिन, 30,000 रुपी पर एनम। मैं आईटी मुंबई की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल आईटी में थोड़ी कम भी होती थी। आज आईटी मुंबई की 9.5 लाख फीस है 4 साल की। पहले 30,000 रुपए पर एनम फीस थी, 4 साल की लगभग 1.25 लाख रुपए, और उसमें भी स्कॉलरशिप लगभग हर बच्चे को मिलती थी, और 80-90 हजार पड़ती थी 4 साल की फीस, मतलब 20,000 रुपए साल आप बोल सकते हैं इतनी। आज 9.5 लाख रुपए फीस है आईटी मुंबई की। गॉट इट क्लियर। और आईएम्स की फीस किसी जमाने में हार्डली 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी 2 साल की, ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, कितनी जगह तो 80-90 हजार थी। इस समय अगर आपको ठीक ठाक आईएम्स लेना हो, 35 से 40 लाख रुपए फीस है एमबीए करने की। सबसे सस्ता अपना ये आईएम्स लखनऊ है, ये शायद 12-13 लाख रुपए का है। गॉट इट। तो ऐसा नहीं है कि जहां फीस बढ़ गई वो प्राइवेट हो गया, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ये पढ़ लिख के बच्चे भाग जाते हैं बाहर, ब्रेन ड्रेन, वहां पैसा कमाते हैं, तो हम क्यों इनको अपनी फंडिंग से पढ़ाएं। तो अब गवर्नमेंट ने यहाँ सब्सिडी देनी बंद कर दी है। तो कोई भी प्राइवेट नहीं है, दे ऑल आर टोटली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। समझिए उज्जवल जी। यस सर। हाँ, एक्सेलराई जमशेदपुर अगर आप बात करें, ये प्राइवेटली मैनेज्ड है। गॉट इट क्लियर। देवी अहिल्या हो गया, इंदौर का हो गया, ये प्राइवेटली मैनेज्ड है। फाइन। चलिए, तो ये सबको समझ में आ गया कितने आयंस एंड ऑल दैट। और आयंस सर में भी क्या हुआ उज्जवल जी, क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? सर एयू के लिए भी सीयूईटी चाहिए कि उसका इंडिविजुअल एंट्रेंस नहीं नहीं होता नहीं, है? अब एयूबी सीयूईटी के थ्रू आ गया है, 2-3 साल से शायद, यस 21 से स्टार्ट कर दिया इन्होंने भी। अब लगभग मेजोरिटी आर थ्रू सीयूईटी चिल्ड्रन। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों। अब यस एजुकेशन सर। की शॉर्टकमिंग्स क्या है? तो एजुकेशन की शॉर्टकमिंग्स, तो वो वीडियो है आपके पास, एक स्टेटस से डाउनलोड कर लीजिएगा, सुधीर चौधरी जी वाला डीएनए न्यूज का, और देखिएगा क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। कहीं टीचर पढ़ाना नहीं चाहते और कहीं पे टीचरों को पढ़ाने दिया नहीं जाता। गॉट इट क्लियर। एडमिनिस्ट्रेटिव काम में बिजी रखा जाता है। आपने शायद बच्चों अपने दोस्तों से जो साइंस पढ़ रहे हैं, नाम सुना होगा फिजिक्स बुक बाय एच.सी. वर्मा सर, आईआईटी कानपुर, बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। और इनको कम से कम 10 बार किसी आईआईटी या और बड़ी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और प्रोफेसर हेड डीन की जॉब ऑफर हुई, बट ही डिनाइड, ही सेड नो, मेरे को पढ़ाने दीजिए, क्योंकि कुछ तो पढ़ाने वाले बचे। तो इसलिए ये अभी भी कंटिन्यूसली क्लास ही लेते हैं, रिसर्च कराते हैं बच्चों को, आईआईटी कानपुर में चल रहा है, बट इन्होंने कोई भी इस तरह का जॉब प्रोफाइल एक्सेप्ट किया ही नहीं, जस्ट ड्यू टू दिस रीजन। बट काफी प्रोफेसर क्या सोचते हैं, पढ़ाने में तो बहुत अच्छे थे, हमारा नेम फेम भी बहुत हो गया, बड़े पीएचडीज हमने अपने थ्रू निकलवा दिए, हमें ऑफर आया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का वाइस चांसलर बनने, झट से हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो आपने तो अपने लिए बहुत अच्छा किया, बट क्या जरूरी है कि आपकी जगह जो दूसरा प्रोफेसर आएगा वो उतना ही अच्छा पढ़ाएगा? तो ऐसे त्याग वाले बहुत कम लोग होते हैं। So education still covers limited population. Country still has 28% illiterate females, about 14% illiterate males in 2021. ये तो सर्वे है बच्चों, जो सर्वे में पार्टिसिपेट ही नहीं करते वो कितने होंगे? तो मेरे को तो सर्वे ही बकवास लगता है, मेरे को लगता है 90% आर अनएजुकेटेड। ड्रॉप आउट रेट इज वेरी हाई, परसेंटेज चिल्ड्रन हु लीव स्कूल एट डिफरेंट लेवल चिल्ड्रन, 15% बच्चे क्लास 10th पास करने के बाद स्कूल में पढ़ते ही नहीं। और जब से डमी स्कूलिंग आ गया है, चलिए वो कम से कम पढ़ तो रहे हैं, बट ये डेटा तो स्कूल से ही मिला, स्कूल थोड़ा बताएगा हमारे आधा बच्चा डमी चल रहा है।
2.5% of the Indian population attends colleges as compared to 66% in US and 38% in Korea. और जो बच्चों ये 2.5% पॉपुलेशन अटेंड कॉलेज लिखा भी है, क्या ये सारे के सारे रेगुलर कॉलेज जाते हैं? नो, कितने तो कॉलेज में मौज करने जाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई का रेशियो क्या है सोच लीजिए। दैट्स व्हाई द कंट्री सफर्स फ्रॉम ह्यूज प्रॉब्लम। हाँ, और जो पढ़ने लिखने वाले हैं अगर वो थोड़ा सा ही पढ़ लिख जाएं तो बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? I know people who sat for IIT exam and top 1 लाख क्या top 10 लाख में भी चिल्ड्रन उनकी IIT में कोई रैंक ही नहीं आई, मतलब मेंस तक क्वालिफाई नहीं कर पाए। ग्रेजुएशन किया ठीक ठाक कॉलेज से, बीटेक एंड ऑल दैट प्राइवेट कॉलेज से, पोस्ट ग्रेजुएशन में चिल्ड्रन गेट स्कोर ऑल इंडिया रैंक इज 10। अब रीजन इज नॉट दिस कि बड़े इंटेलिजेंट थे, हे इंटेलिजेंट रहे होंगे, क्योंकि कंपटीशन हैज गॉन डाउन। मैक्सिमम तो बीटेक करने के बाद नौकरी करने चले गए, तो पीजी स्टडीज में उतना कंपटीशन नहीं है। सबसे ज्यादा कंपटीशन ग्रेजुएट स्टडीज में ही है, और इसीलिए मिनिमम पीजी तक की पढ़ाई हर बच्चे को करनी चाहिए। कंपटीशन भी कम मिलेगा आपको। कहीं एमटेक करके जॉब के लिए जाएंगे, डेफिनेटली बीटेक से ज्यादा ही प्रेफर्ड है। तो 2 साल थोड़ा सा तनख्वाह का कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, बट उसके बाद आप इतना कमा लेंगे जितना आपके साथ वालों ने कभी नहीं कमाया होगा। Opportunities and benefits for education are highly unequal. Females are still less educated than males. मैं चिल्ड्रन ओवरऑल बात कर रहा हूं। अब ये मत बोलिएगा सर हमारे स्कूल में तो बराबर रेशियो चलता है। Got it? हाँ, कुछ बॉय स्कूल में तो लड़के ही लड़के पढ़ते हैं, लड़कियों के स्कूल में तो लड़कियां ही पढ़ती हैं। ओवरऑल रेशियो यहाँ तो बराबर है, बट कॉलेज लेवल में बायस आपको नजर आता है। समझ में आ गई बात? अब मान लीजिए किसी ने LLB प्रोग्राम कर लिया, शादी हो गई, और जो लड़की थी उसने भी LLB किया था, शादी हो गई। लड़का चला गया विदेश LLM करने के लिए, लड़की ऑर्थोडॉक्सिटी का शिकार, घर में सासू माँ की हड़क की वजह से जा नहीं पाई, या चली भी गई मान लीजिए, उसने भी LLM कर लिया, उसके बाद भाई फैमिली ऑब्लिगेशन उसके ऊपर आ जाते हैं, तो डेफिनेटली इसका लेवल ऑफ एजुकेशन कम। LLM के बाद इन भाई साहब ने डीलिट प्रोग्राम कर लिया, अब लड़की कह रही मैं तो बस पढ़ ली, अब मैं और नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ाई लिखाई आगे। तो इंडिया में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है चिल्ड्रन। ये माना जाता है कि बच्चे हैं तो देख रेख लेडी को ही करनी है, ये मेंटल सेटबैक हट नहीं पा रहा लोगों के दिमाग से। इररेलेवेंट एंड पुअर इन क्वालिटी। अगेन अभी मैं लास्ट लेक्चर अकाउंटेंसी का ले रहा था, मैं कुछ पढ़ा रहा था, मैं उसमें बता रहा था कि रियल लाइफ में ये चीज कहीं काम आती ही नहीं है, सिर्फ क्लासरूम के अंदर की उपजी हुई बकवास है। तो हम बच्चों को ऐसा ऐसा कंटेंट पढ़ा देते हैं जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। इसी कंटेंट को आप देख लीजिए, अगर ये टेबल फॉर्म में है चिल्ड्रन, जस्ट सी दिस, क्या आगे इसका टेक्स्ट कोरिलेट करने की जरूरत है? बट हमारे बच्चे तोते की तरह रट के चले जाते हैं। इट इज ऑफ दिस, इट शुड बी ऑफ दिस नेचर कि ये टेबल यहाँ पे डिस्प्लेड है, फिर आगे टीचर बच्चों से खुद कहे कि भाई नोट बना के लेके आओ। तो इससे जब नोट बनाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बट हमारे एक ही चीज को 2 बार लिखते हैं। ये हमारा बच्चा एग्जाम में करके आता है, वो पहले हेडिंग्स डालेगा, एक एक करके एक लाइन छोड़ के, फिर उसी को एक्सप्लेन करेगा 2 वर्ड और ऐड करके। तो कोई नई चीज तो आई नहीं उसके अंदर से। चलिए, मूविंग फर्दर चिल्ड्रन। So there is too much emphasis on general education as compared to technical and vocational. अब इंडिया में मान लीजिए एक सब्जेक्ट है डिजाइन चिल्ड्रन, एक सब्जेक्ट है पेंटिंग, समझ में आ गया? और अब हमारे स्कूल लेवल में कोई बच्चा डिजाइन और पेंटिंग लेके पढ़ना चाहता है, या मान लीजिए एक सब्जेक्ट स्कूल लेवल पे है रिटेल चिल्ड्रन, या AC रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। अब अगर आप अपने पापा को बोलें कि मेरे को AC रिपेयर एंड मेंटेनेंस पढ़ना है, 2 कान के नीचे लगाएंगे कायदे से। क्यों? क्योंकि उसकी पढ़ाई आपके स्कूल में नहीं होगी, उसके लिए किसी AC वर्कशॉप में आपको मैकेनिक के थ्रू क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, जो हमारे इंडिया में बड़ा लो ग्रेडेड माना जाता है। चलिए, इसमें तो मार खाने से बच गए। आपने पापा से बोला रिटेल जैसा सब्जेक्ट आया है, हम PCM के साथ रिटेल पढ़ेंगे। पापा कह रहे दिमाग खराब है क्या, वो नौकर बनो क्या रिलायंस के स्टोर पे जाकर? क्या हर रिटेल पढ़ने वाला नौकर ही बनता है? नो। अभी जब आप PCM विद रिटेल अच्छे से पढ़ लेंगे, और कल को जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद MBA करेंगे, तो आपको वो बेसिक्स पता होंगे जो MBA वाला प्रोफेसर भी आपको कॉलेज में नहीं बता पाएगा, बिकॉज यू आर स्टडिंग इट राइट क्लास 9th 10th 11th एंड 12th। लॉजिक समझ में आ रहा है बच्चों? लॉजिक समझ में आ रहा है? किसी ने हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट की 11th क्लास में, और कोई बच्चा राइट फ्रॉम क्लास 3 पढ़ते हुए आ रहा है, तो बेस किसका बहुत क्लियर होगा? जो क्लास 3 से कंटेंट पढ़ रहा है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट?
तो यहाँ पे लॉजिकल डिफरेंस आ जाता है। तो पेरेंट का थॉट प्रोसेस क्या है? बच्चा रिटेल सब्जेक्ट पढ़ के रिलायंस के स्टोर में नौकरी करेगा। बच्चे का और बोर्ड का थॉट प्रोसेस क्या है कि जब बेसिक लेवल से हम बहुत अच्छी चीज रिटेल हो गया, देन देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? हाउसकीपिंग। होटल मैनेजमेंट में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि गांव में आपकी कोई पुरानी जायदाद थी, आपका कोई पुराना सा बंगलो था, बड़ा शैबी कंडीशन में है, जाला वगैरह लगा है, पेंट वेंट टूटा है। अब आपको पता लग गया, आपने हाउसकीपिंग पढ़ा है, गांव में वाटर सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेदर कंडीशंस भी बहुत अच्छी है, हरियाली भी बहुत बढ़िया है। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन नौकरी गई भाड़ में, आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर सकते हैं ना रिजॉर्ट। करोड़ों रुपए की मैरिज बुकिंग्स हो सकती हैं, टाइप कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ। बट ये सब चीज ना हमारे पेरेंट्स सोचना चाहते हैं। और सोसाइटी में अगर आपके पापा ने किसी को बता दिया हमारा बच्चा रिटेल और हाउसकीपिंग लेके पढ़ रहा है, पूरी इज्जत धुल गई। कौन ही कॉमर्स तो थोड़ी औकात हो गई है। गॉट इट क्लियर? अभी ह्यूमैनिटीज थोड़ा नीचे चल रहा है, बट जितना करियर प्रोस्पेक्ट ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में चिल्ड्रन उतना किसी में नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? खैर करियर प्रोस्पेक्ट तो अपने टैलेंट पे होता है। तो वोकेशनल एजुकेशन का मतलब यही होता है चिल्ड्रन, आप जो पढ़ रहे हैं वो जॉब ओरिएंटेड है। पोपड़े में बात गई चिल्ड्रन। सीबीएसई ने सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए लाइक फाइनेंशियल मार्केट चिल्ड्रन, लाइक फैशन स्टडीज। बहुत पहले की बात है चिल्ड्रन, मतलब ये 2007-8 की बात बता रहा हूं। जब स्कूलों में आए ना तो लोगों ने पता है क्या कहना स्टार्ट कर दिया? जो बच्चे फैशन स्टडीज पढ़ते थे, अब बच्चे दर्जी बनेंगे। क्या इडियोटिक अप्रोच है, क्या इडियोटिक अप्रोच है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बार्बर एंड अ हेयर स्टाइलिस्ट, डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कुक एंड अ शेफ। शेफ न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से खाना बनाएगा, कुक तो बस पका देगा। फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, अब इनको सटोरिया बनाया जाएगा स्टॉक मार्केट में। तो ऐसी लोगों की लो लेवल ऑफ थिंकिंग है। जैसे आपके दादाजी के जमाने में क्या होता था, कोई मूवी में अगर एक्टिंग कर रहा है, ये बड़े आए नचनिया बनेंगे, ये उसकी इज्जत ही नहीं होती थी। समझ में आ गया? तो डांस एंड ड्रामा को इतने लो लेवल से देखा जाता था उस जमाने में। आज भी सोसाइटी बहुत बैक टू सो कॉल्ड, आप बोल सकते हैं, पवेलियन है। तो वोकेशनलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हो आप उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करिए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? कोडिंग जैसा सब्जेक्ट स्कूल में आ गया, पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, हमारा बच्चा कोडिंग पढ़ रहा है। क्यों? व्हाइट हेड जूनियर का 1.5 लाख का कोर्स था, तो 1.5 लाख ने उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ा दी। समझ में गया? बट अगर आपने कोडिंग रट के एग्जाम पास कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ के और आपको आता जाता कुछ नहीं है, समझ में आ गया? क्या आप जॉब के लिए फिट हैं? बिल्कुल नहीं। खोपड़े में बात गई। इसीलिए आजकल इंडिया में यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं बच्चों? बीटेक कंप्यूटर साइंस टाई अप विद आईबीएम। समझ में आ गया? एमबीए इन मार्केटिंग टाई अप विद एमवे। तो जो रियल मार्केट में काम कर रहे हैं आपको वहां जाके पढ़ने का मौका मिलेगा। समझ में आ गई बात चलन? खोपड़े में बात गई? नितिका जी, कृषिव जी, पवकी जी, तुषार जी, उज्जवल जी, मेरी बात समझ गए? यस Yes, sir. तो ये वोकेशनलाइजेशन बहुत जरूरी है चिल्ड्रन, बहुत जरूरी। इम्बैलेंस, ग्रेटर proportion of resources are allocated to elementary and higher education। तो इसी वजह से वोकेशनल एजुकेशन या जो लो प्रायोरिटी एरियाज हैं वहां पे हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए होता ही नहीं है। Women belonging to SC ST are most disadvantaged lot। Why? एक तो SC SC वैसी बैकवर्ड कैटेगरी है, महंगी एजुकेशन ये अफोर्ड कर नहीं पाते हैं। गॉट इट क्लियर? और विमेन एजुकेशन का ऊपर से और बंटाधार है हिंदुस्तान में। गॉट इट? सो लेसर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फॉर रूरल पॉपुलेशन। और सिर्फ रूरल एरिया की बात नहीं चल रही, आप बिजनेस फैमिलीज की बात कर लीजिए। अगर इनका लड़का 12वीं पास कर गया तो समझ लीजिए परिवार ने नोबेल प्राइज जीत लिया। समझ में आ गया? यहाँ पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा कल्चर होता ही नहीं है। उनको क्या लगता है, पढ़ लिख के बाहर चला जाएगा, फिर हमको नौकरी पे किसी एक अपने परिवार वाले को रखना पड़ेगा, अगर तो पैसे ज्यादा देना पड़ेंगे, तो हमारा ही बिजनेस करे कम से कम। बट आप कॉम्पीट कैसे करेंगे रिलायंस के साथ, गौतम अडानी के साथ, आर्सेलर मित्तल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, गूगल के साथ? तो अपने बच्चे को पहले पढ़ाइए लिखाइए, उसके बाद जब वो बिजनेस करेगा तो जो लेवल ऑफ डूइंग बिजनेस होगा दैट वुड बी एक्ट लोकल एंड थिंक ग्लोबल। समझ में आ गई बात चलन? नहीं समझे बात को? पक्का? तो इसलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए कि पापा की फैक्ट्री है, 1000 करोड़ का टर्नओवर है तो भाई मैं बहुत अच्छा कर लूंगा। अभी आप बहुत अच्छा कर लेंगे, जिस दिन रिलायंस आ गया ना कंपटीशन देने, उस दिन बैंड बज जाएगी आपकी। तो इसलिए आपको पहले ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल ग्लोबल स्फीयर पे बिजनेस कैसे हैंडल होता है, कैसे स्ट्रैटेजी बनती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, कैसे आपको चीजों को मैनेज करना है। तो जब आप अच्छे कॉलेज पढ़ने जाएंगे वहां पे आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे,
वहां से आपको पता लगेगा कोई लड़का आपके साथ पढ़ रहा है, उसके पापा का चाइना में फैक्ट्री है, रहते हैं इंडिया में, एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में, तो आप उससे शेयरिंग एंड केयरिंग कि भाई कैसे सेटअप की तुमने फैक्ट्री, तो वहां से आप आइडिया लेके आएंगे। तो अगर हमारे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल कभी गए ना होते क्लॉग या वॉटरन पढ़ने, कभी फ्लिपकार्ट का आइडिया लेके वो आए ही ना होते। समझ गए बच्चों? चलिए, pupil teacher ratio at some places it is very low, at some places it is very high। क्लासेस में देख लीजिए 65-70 बच्चा कुत्ते बिल्ली की तरह भरा हुआ है। तो इस साल से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट। 40 से 41 स्टूडेंट अगर हुए तो आपका स्कूल का एफिलिएशन कैंसिल हो जाएगा। अब थिंग इज दिस कि भाई ये कैसे कैंसिल होगा, बच्चे कैसे पता लगेंगे कि ज्यादा बढ़ गए हैं? तो इन दैट केस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, आईसी ने भी इसको स्टार्ट कर दिया है। एक एक बच्चे की डिटेल आपको वहां भरनी है और वो सिस्टम लॉक्ड है, वो 40 से ऊपर डेटा एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो जब 40 बच्चे क्लास में होंगे तब टीचर ठीक से ध्यान दे पाएगा। रिसोर्सेस की बात करें चिल्ड्रन, 3% ऑफ द जीडीपी, मैंने कहीं पे 6% पढ़ा था, 3% ऑफ द जीडीपी इज स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन। सरकार अपनी पूरी कमाई का कितना प्रतिशत पैसा खर्च करती है? 3%। और आपके पापा मम्मी अपनी कमाई का 50% आपके ऊपर खर्च करते हैं। समझ में आ गया? तो सरकार का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है, तो अपने पेरेंट्स और अपने भरोसे रहिए, सरकार के भरोसे बिल्कुल मत रहिए चिल्ड्रन। व्हाट इट, हाँ आ गया, मैंने कहा ना मैंने कहीं पढ़ा था, यस 20-21 में बढ़ के 6% होना था, बट अभी हुआ नहीं है, टारगेट था चिल्ड्रन। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई चिल्ड्रन? पब्लिक एक्सपेंडिचर बता ही दिया मैंने आपको कितना होता है, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। सो 2001-2 में इट वाज 2.98%, जो बढ़ के हो गया 3.1। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बड़ी बात की गई है इसके ऊपर, एनईपी 2020 के ऊपर। चलन सीधे शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, आपको एक लैंग्वेज पढ़नी है प्लस क्लास 11-12 में एनी 4 सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस। सर मतलब हम फिजिक्स पढ़ लें, हम सर मैथ्स पढ़ लें, हम सर इकोनॉमिक्स पढ़ लें, हम अकाउंटेंसी पढ़ लें विद इंग्लिश, और हर सब्जेक्ट की कोचिंग चलाएंगे सर, बैचलर इन कोचिंग इंपार्टमेंट। समझ में आ गया? और बढ़िया कमाई हो जाएगी। तो खैर ये तो मजाक की बात थी। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, एनईपी बोलता है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए हिंदुस्तान के लिए। पूरे स्कूल में 300 बच्चे आते हैं जो क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं। चिल्ड्रन, हाउ मेनी? 300। उसमें से there are 8 students who say we want to study PCM with geography। अब 8 बच्चों से क्या इतनी फीस मिलेगी कि इनके लिए एक ज्योग्राफी का टीचर अलोकेट किया जाए, जिसकी तनख्वाह होगी 70-80 हजार रुपए महीना? बच्चा कहेगा 10,000 रुपए ज्योग्राफी का दे रहा हूं मैं बस। तो सिस्टम बन गया, सब कुछ बन गया, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम, स्कूल अगर मैनेज भी कर ले, आई रिपीट, स्कूल अगर मैनेज भी कर ले, एक बच्चे ने सब्जेक्ट ऑप्ट किया इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंटेंसी एंड बायोलॉजी। सर पगला गया है क्या? ना 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 ना, बहुत तेज बच्चा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू तरफ ये जाना चाहता है, ताकि हिस्ट्री पढ़ेगा तो पुरानी चीजों का ज्ञान हो, थोड़ा केमिस्ट्री वगैरह बायो वगैरह भी पढ़ा होगा तो डायनासोर ढूंढ लेगा, हिसाब किताब भी लगाना आ जाएगा अगर अकाउंटेंसी पढ़ लेगा। समझ में आ गया? इसको इंडिया में तो मेरे को नहीं लगता कोई स्कूल मिलेगा। मिल भी गया, ये ना बीए करने के लायक है, ना बीएससी करने के लायक है, ना बीकॉम करने के लायक है। कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी, ना बीटेक करने के लायक है, क्योंकि बीटेक का ही एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, मैथ्स है नहीं इसके पास। समझ में आ गया? केमिस्ट्री भी नहीं है इसके पास। दूसरा प्रॉब्लम, एनईपी 11-12 में तो चल गया, स्कूल लेवल पे आ गया मान लीजिए, ग्रेजुएशन में क्या है? वही जो आपके दादाजी ने सब्जेक्ट पढ़े, जो आपके पापा मम्मी ने पढ़ा, जो हमने पढ़ा, वही आपको भी पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग? तो पॉलिसी इंडिया में बनती है, बट उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाता। तो सर आपके हिसाब से पॉलिसी बकवास है? मैंने ये तो कभी बोला ही नहीं। पॉलिसी का एग्जीक्यूशन इज इम्पॉसिबल इन इंडिया। कब पॉसिबल होगा? हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल पैरेलल सिस्टम ऑफ एजुकेशन चलाए। हिस्ट्री का क्लास टीचर ले रहा है, वीडियो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे डल जाए स्कूल के ऑफिशियल पोर्टल पे, तो जिस बच्चे को हिस्ट्री पढ़ना है वो वाला वीडियो देख ले, फिजिक्स पढ़ना है वो वाला वीडियो देख ले, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होने पड़ेंगे। बच्चे का जो सो कॉल्ड इंटरेस्ट के साथ साथ उसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा।
समझ में आ गई बात? सर ये भी करना है कुछ अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं अलग अलग क्लासरूम में, अब जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ना है मेरे को हिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, दोनों क्लास एक साथ चल रही है, हाउ आई कैन स्टडी दैट? समझ में आ गया? तो हर स्कूल का हर साल का बच्चों के हिसाब से टाइम टेबल बनेगा। यहाँ तो एक टाइम टेबल बन गया, उसमें टीचर राम, मोहन, घनश्याम इन सबको फिट कर दिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग। उसके अलावा ये सब चीजें तो दूर की हैं, स्कूल में टीचरों को पढ़ाने कितना दिया जाता है, अभी ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर लो, अभी ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर लो, सरकारी स्कूल में वो मिड डे मील पकवाओ जाके। दीज आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन, बट इट तो एग्जीक्यूशन इज अ प्रॉब्लम। तो हर जगह ये चीज होना चाहिए, पैरेलल सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी देयर चिल्ड्रन। समझ में आ गया? और हर चीज एट ऑल टाइम्स बच्चे के एक्सेसिबिलिटी के लिए अवेलेबल हो, तब ये चलेगा। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को ज्यादा प्रमोशन देना चाहिए कि भाई बच्चा किसी भी ईज ऑफ टाइम पे पढ़ाई कर सकता है। बच्चे भी तो पढ़ने के लिए होने हाँ, प्रॉब्लम यही है ना, बच्चे भी तो पढ़ने वाले होने चाहिए। बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, उसका भी सबसे बड़ा जिम्मेदार स्कूल है, टीचर है, पेरेंट्स है। इतना सिलेबस है, इतना टेक्स्ट है, ये बुक पढ़ लो, एग्जाम में आंसर वॉमिट करके आ जाना, नंबर दे देंगे तुमको, सारा पेपर अप्लाइड बने। पॉसिबल नहीं है इतने बड़े देश में सब चीजें। सबसे पहले तो पेरेंट्स को सुधरना पड़ेगा ना, उनको भूलना पड़ेगा कि मार्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? सिस्टम को भूलना पड़ेगा, मार्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। बट इतना बड़ा सिस्टम है, अगेन कैसे आप जज करेंगे? टीचर्स आर मोस्टली अंडरपेड इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। समझ में आ गई बच्चों बातें? सो इलिटरेसी के लिए, ताकि सोशल रीजनल इंबैलेंस खत्म हो जाए, विमेन एम्पावरमेंट हो, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप और कम्युनिटीज कम से कम या नेग्लिजिबल हो, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के लिए क्या लाया गया था? एनईपी। वर्ल्ड्स फाइनेस्ट पॉलिसी है चिल्ड्रन, और काफी दूसरी कंट्री के जो एजुकेशनल हेड्स हैं उन्होंने जब इसको पढ़ा तो कमेंट्स दिए कि इतनी अच्छी पॉलिसी तो दुनिया में आज तक बनी ही नहीं एजुकेशन की। तो इसीलिए अमेरिका के, चाइना के बच्चे हो सकता है डिग्री में हमसे कम हो, बट अकल उनके पास हमसे ज्यादा होती है, क्योंकि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। समझ में आ गया? वहां पे बायोलॉजी पढ़ने के लिए बच्चे को स्कूल के अंदर कम बैठाया जाता है, फार्मेसी में और हॉस्पिटल ज्यादा भेजा जाता है। कॉमर्स के बच्चे को बैंकिंग क्लास के अंदर नहीं पढ़ाते, वो बैंक उसको भेज दिया जाता है, बोला जाता है जाओ 15 दिन बैंक में काम करके आओ, पूरी रिसर्च रिपोर्ट बनाओ तुमने क्या सीखा, देन कम टू स्कूल एंड यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हाउ एन अकाउंट इज ओपन्ड, हाउ मेनी टाइप ऑफ अकाउंट्स आर देयर। समझ में आ गया? बैटल ऑफ प्लेसी क्लास में पढ़ाने वाला नहीं है, गो टू म्यूजियम, search some text on YouTube, go to some national library or central library or any library, gather the text from there, make your own notes। पढ़ चुका बच्चा, फिर तो बच्चा कह रहा है सर वो जाना, घूमने में तो जाना है सर, बर्थडे पार्टी में तो जाना है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। सो इंडिया हैज मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन रट्टाफिकेशन एजुकेशन, ये वर्ड ऐड कर लीजिएगा, लिखा नहीं है। एंड नाउ एजुकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट, but people have left it, they are not exercising it as a right। तो भाई establish some world class institutes, but world class institutes 141 करोड़ की आबादी, 16,500 ही आईआईटी में जा पाते हैं बस। बाकी क्या करेंगे? बेकार है, बाकी बेकार हैं, तो बाकी भी काम के कितने सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको शुरू से ही सिखाया गया है योर एम इज आईआईटी, आईआईटी में नहीं गए तो समझ लो तुम्हारा जन्म लेना ही पाप था इस धरती पे। इज इट सो चिल्ड्रन? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, अगेन पहले पेरेंट्स को सुधरना पड़ेगा। समझ में आ गया? सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 3 decades। आई डोंट एग्री विद दिस। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है, बट व्हाट अबाउट द मासेस चिल्ड्रन? वो जैसे थे वैसे ही है। आप धारावी के जो स्लम एरिया है उसकी बात करिए, इंप्रूवमेंट हुआ? हाँ सर, पहले पंखे में सोते थे वो लोग, अब एसी में सोते हैं। पहले भी टैक्स नहीं देते थे सरकार को, आज भी नहीं देते हैं। पहले भी वहां रहने वाले कुछ लोग ऐसे थे जो चोरी चमारी करते थे दिन भर, आज भी वही काम करते हैं। उन सब में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, करप्शन बढ़ता ही जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा। तो हमने क्या एजुकेशन दी? कोई एजुकेशन नहीं दी हमने। चलिए, बट सर तो अब अडानी धारावी को टेक ओवर करने वाला है। हाँ, टेक ओवर करने वाले हैं, देखिए कितना टेक ओवर कर पाते हैं। So main features of NEP children: universalization of school education, 100% gross enrollment ratio, ठीक है, सबका एडमिशन करा दीजिए। Majority of them with the pressure of IIT and NEET entrance coaching, कौन सा स्कूल ऑप्ट करेंगे? डमी स्कूल। क्लैट का एग्जाम देना है बच्चे को, गलती से उसने 11th और 12th क्लास में एक रिश्तेदार को पकड़ लिया, लीगल स्टडीज सब्जेक्ट,
और सोच क्या रहा है कि मैं क्लैट क्वालिफाई कर लूंगा, ठेंगा क्वालिफाई कर पाएंगे आप? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, 11th-12th की पढ़ाई चलती है डूम 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 डूम, एंट्रेंस चलता है बूम 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 बूम। एंट्रेंस की पढ़ाई और 11th-12th की पढ़ाई इज टोटली डिफरेंट। व्हाई द हेल चाइल्ड इज गोइंग टू कम टू स्कूल रेगुलरली, जब उसको पता है कि मेरे को 33% चाहिए, इतना आ जाएगा, क्लैट में मेरी अगर अच्छी रैंक आ जाएगी तो मेरे को एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर उसको वकील बनना है, क्लैट का एग्जाम देना है, तो वो कहाँ ध्यान देगा भाई? स्कूल एजुकेशन पे, क्लैट की कोचिंग पे ध्यान दे। किसी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से कोर्स करना है, किसी को मान लीजिए IPM इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट करना है, और उसको पता है कि वहां पे हमारा जो 12th क्लास के बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, आई विल बी टेस्टेड ऑन जनरल स्टडीज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड ऑल दैट, और स्कूल में मेरे को PCM पढ़ाया जा रहा है, तो PCM पढ़ के करेगा क्या वो? क्योंकि उसकी मेरिट जब डिसाइड होगी तो एक थोड़ा सा डिसेंट स्कोर हो 75-80% वाला, वो आजकल आ जाता है, और उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम, तो स्टूडेंट्स विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स एंट्रेंस एग्जाम। समझ में आ गया? मतलब शादी किसी से और प्रेम किसी से, घर वाली अलग है और बाहर वाली अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, या तो डाइवोर्स हो गया तो चप्पल पड़ेगी। तो ये दो नाव में पैर रख के चलने वाली बात है। मॉडिफाइड करिकुलर स्ट्रक्चर, अब ये पता है बच्चों क्यों किया जा रहा है? ये पॉलिसीज लिख देते हैं टीचर्स, ये नहीं बताते कि भाई ऐसा क्यों किया गया। तो डू यू थिंक चिल्ड्रन की 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सब बच्चों को एडमिशन करा देंगे तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड अपलिफ्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये 5+3+3+4 क्यों किया जा रहा है? अभी 10th क्लास के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है? अब आपको 9, 10th, 11th, 12th पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा ही नहीं। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट कहां से लाओगे? इसलिए 4 ईयर साथ में जोड़ दिए गए हैं। तो या तो आप 8th क्लास में निपट लो, समझ में आ गया, या तो पूरा 12th क्लास तक। तो सिर्फ आपको फंसाने के लिए ये जो 9, 10th, 11th, 12th का स्ट्रक्चर, पहले 9, 10th अलग और 11th, 12th अलग चलता था, अब 9, 10th, 11th, 12th को मिला दिया गया है। समझे बात को? चलो, 3 से 8 साल, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18। और अब इनकी स्टेजेस क्या है चिल्ड्रन? ये जो पहला स्टेज होगा 5 साल का, ये फाउंडेशनल, इसमें आपका नर्सरी, KG, प्रेप 1 और 2 आ जाएगा। अगला 3 साल चिल्ड्रन, क्लास 3, 4 एंड 5, ये प्रेपरेटरी स्टेज है। देन चिल्ड्रन 6, 7th, 8th इज कॉल्ड एज व्हाट? मिडिल स्टेज। और अभी आपका जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी होता है वो मिलके सेकेंडरी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, FPMS। व्हाट? FPMS। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, सो ये बातें तो मैंने आपको पूरी बता दी हैं। तो NEP के हिसाब से आप कौन सी स्टेज में पढ़ रहे हैं बच्चों? अभी आप सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, समझ गए? चलिए, चार्ट भी यहाँ पे बना हुआ है। मल्टी स्ट्रीम, इसकी तो मैंने भी बड़ी तारीफ की थी आपके सामने ही। मल्टी स्ट्रीम चिल्ड्रन, जो मन वो पढ़िए, एक लैंग्वेज 5 सब्जेक्ट, समझ में आ गया? आप मैक्सिमम ले सकते हैं, या एक लैंग्वेज 4 सब्जेक्ट आपको मिनिमम लेने ही पड़ेंगे क्लास 11, 12th के लेवल पे। समझ में आ गई बात? तो सो कॉल्ड NEP में ये बातें की गई हैं। बट अगेन आप पढ़ लीजिए इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स एंड ऑल दैट, आप उसके बाद कहीं पढ़ने लायक बचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं चिल्ड्रन। समझ गए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में, वो जो वीडियो मैंने स्टेटस पे अपडेट किया व्हाट्सएप पे, जरूर देखेंगे सब लोग। व्हाट इट क्लियर? मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक मेरे को मिले तो इस वीडियो के साथ ऐड कर दूंगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है। 12वीं का बच्चा ठीक से इंग्लिश के 4 सेंटेंस भी नहीं लिख पाता, अच्छी मैथ भी उसको क्यों नहीं आता, मेंटली परसेंटेज क्यों नहीं निकाल पाता, 15,000 का 15%। बाप रे बाप, इतना भयंकर पूछ लिए, गूगल करना पड़ेगा। व्हाट इज 15% ऑफ 15,000? गूगल आंसर देगा 2250 का। प्रॉब्लम इज FLN। CBSE ने तो इसके ऊपर सेमिनार भी बहुत कराए हैं, बट हालत वही है चिल्ड्रन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्यों? क्योंकि बच्चे को तोते की तरह रटाया जा रहा है। असेंडिंग डिसेंडिंग सिखाना है, कैसे सिखाएं? सीढ़ी पे खड़ा कर दो बस, नीचे से ऊपर जा रहे हो, आओ चलो छत पे, असेंडिंग हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पतंग उड़ा रहा है बच्चा, मम्मी कह रही नीचे आ दलिद्दर, कब तक पतंग उड़ाएगा? दलिद्दर वर्ड आ गया, नीचे आएगा, डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टेयरकेस इज द बेस्ट वे टू टीच असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यही समझ में नहीं आता। आपने सुना था आज से पहले? ऐसा नहीं सुना था, अब सुन लिया। ओके, देयर आफ्टर तो प्रॉब्लम यही है, रीडिंग का प्रॉब्लम, राइटिंग का प्रॉब्लम, डूइंग बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? अभी मान लीजिए शर्ट इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 80%, trousers are available at a discount of 20%,
आलिया भट्ट जी अपनी मम्मी से कह रही है फ्री में मिल रहा है कपड़ा, वहां 80% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट। इज इट सो चिल्ड्रन? नो। तो अगर 1000 की शर्ट थी, 800 रुपए डिस्काउंट में मिली, तो कितने की पड़ी आपको? 200। और 1000 की ट्राउजर थी, 200 रुपए डिस्काउंट में मिली, तो कितना हो गया? 800। तो आपने 1000 रुपए पे किया 2000 के सामान का, तो योर टोटल डिस्काउंट इज ओनली 50%। समझ में आ गया? कभी कंपनीज कहती हैं 70 + 30% का डिस्काउंट है, तो फ्री में है। पहले 70% घटेगा, जो बचेगा उसमें 30 घटेगा। समझ में आ गया? तो बच्चे को सब्जी मंडी भेजिए, जिस बच्चे के पापा का बिजनेस है उससे कहिए दिन में ऑफिस में दुकान पे जाके 2 घंटा 4 घंटा बैठे, तब वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख पाएगा। हर जगह तो गूगल पे चल रहा है आजकल, तो जब गूगल पे चल रहा है तो क्या बच्चे हिसाब लगाते हैं दिमाग में? नहीं। हमारे जमाने में क्या था, हम हिसाब लगाते थे क्योंकि कैश पे करना होता था, और जो 100 रुपए घर वालों ने उसमें 10 अपना भी रखना है, तो हिसाब किताब लगाना है, घर चल के क्या हिसाब देना है। आजकल तो गूगल पे चल रहा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। गॉट इट क्लियर? आई रिमेंबर व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, तो भाई पेरेंट्स की गंदी आदतें होती हैं। वो मैं तोता हरे रंग का एक बार मैंने उसको दिखा दिया यूट्यूब में बचपन में, एंड देयर आफ्टर शी स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक समबडी स्पीक्स इन ब्रिटिश एक्सेंट। देन व्हेन शी वेंट टू स्कूल, सो आई मेट हर हेडमिस्ट्रेस वन डे, शी आस्क्ड मी हाउ हर स्टडीज आर गोइंग ऑन। मैंने कहा मैम बहुत बढ़िया है। पहले अमेरिकन एक्सेंट था, जब से स्कूल ज्वाइन कर लिया इंडियन हो गया। फिर से बोलूं, पहले अमेरिकन एक्सेंट था, जब से स्कूल ज्वाइन किया इंडियन हो गया। तो कहने का मतलब, अगर आप यूएस चले जाएं तो ऑटोमेटिकली दनादन अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। इंडिया में लोगों को लगता है अंग्रेजी बोलना बड़ा बढ़िया है, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो यहाँ इंग्लिश इज अ ब्रांड, बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज इज अ ब्रांड, चाहे ग्रामेटिकली आप गलत हो। तो ये एफएलएन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में। आपके भी कुछ दोस्त यार होंगे जो ठीक से रीड भी नहीं कर पाते टेक्स्ट, क्योंकि वो प्रॉब्लम आज से नहीं है, जब क्लास 3-4 में वो पहुंचे थे तभी से उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई। टेबल तोते एक तरह रटा दिया गया पूरा, ये बताया ही नहीं गया कि मल्टीप्लिकेशन इज सक्सेसिव एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज सक्सेसिव एडिशन। बॉड मास का फॉर्मूला कितना लोग उल्टा अप्लाई करते हैं, क्योंकि रूल नहीं सिखाया गया। तो ये एफएलएन का प्रॉब्लम है। देखिएगा कल को आप जब पेरेंट बने तो आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो। मल्टीलिंगुअल, सिर्फ अंग्रेजी में पेपर आएगा बस, तो बच्चे के पास दिमाग तो है, वो हिंदी में आंसर भी कर सकता है, बट उसको क्वेश्चन समझ में आ ही नहीं रहा। ये बात भी आपने एक्सपीरियंस की होगी इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में, टीचर्स से बच्चे मीनिंग पूछते होंगे वर्ड्स का, क्योंकि उनको आता ही नहीं है, पढ़ाया तो गया है बट उन्होंने पढ़ा नहीं। दीज आर द प्रॉब्लम्स इन इंडिया चिल्ड्रन। पहले आईआईटी का जो एग्जाम होता था चिल्ड्रन, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होता था, इसीलिए हिंदी मीडियम के बच्चे पिछड़ जाते थे। आजकल शायद 6 या 8 लैंग्वेजेस में ही होने लग गया है, इसीलिए बच्चे गुजरात साइड से भी अब ज्यादा आ रहे हैं जो अपनी लोकल लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो लोकल लैंग्वेज वुड बी प्रिफर्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 8th। बोर्ड एग्जाम्स 10th और 12th में और इजी बनाए जाएं, ये इजी बनाए जाएं एनईपी में लिख गया है, बट मैं आपको रियलिटी बताता हूं चिल्ड्रन, एमसीक्यू क्वेश्चन आसान नहीं होता है। एमसीक्यू में आपको सही भी पता होना चाहिए और गलत भी पता होना चाहिए। तो अभी मैं क्लास 12th की टेस्ट सीरीज चेक करवा रहा हूं, तो मैं वहां पे बात को फील करता हूं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने साल भर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है और वो एमसीक्यू को क्रैक कर लेते हैं इजिली, क्योंकि पहले पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, उसके कंक्लूजन पे आइए कि आपने किया क्या है, और आपसे घुमा फिरा के चीजें पूछी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए 4 × 8 इज व्हाट? 32, ठीक है, तो 4 8 32 आपको आता है। चिल्ड्रन 8 4 सा भी तो 32 हो सकता है, 16 × 2 भी 32 हो सकता है, और 2 × 16 भी 32 हो सकता है, और कोई 32 का मल्टीप्लीकेशन चिल्ड्रन जो दो नंबर का प्रोडक्ट 32 दे दे आपको। अब आप, हाँ वेरी गुड, 1 × 32 इज 32 एंड 32 × 1 इज ऑल्सो 32। अब आपने अगर फैक्टर वगैरह ठीक से पढ़े हो बचपन में तो 32 के कितने फैक्टर होते हैं आपको आ जाएंगे। ठीक है, और बताइए 32 आ सकता है किसी से? सोचिए सोचिए। 4 × 0.5। अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, होल नंबर की बात कर रही है। चलिए खैर, तो मान लीजिए 6 तरीके से आपने 32 सीखा हुआ है। अब आपको मैथ्स के पेपर में एमसीक्यू आ गया, 32 is the product of two numbers in how many situations assuming the numbers are whole numbers only। तो आपको एक चॉइस दी गई 4, 4 तरीके से आ सकता है, एक चॉइस दी गई 2, एक चॉइस दी गई 6 और एक चॉइस दी गई 8, तो आपका आंसर क्या होगा? 6। तो पहले आपने ठीक से जब मैथ्स पढ़ी होगी, ये सारे टेबल आते होंगे, फिर पढ़ने के बाद आपने सोचा होगा हाँ कितनी तरह से हम 32 निकाल सकते हैं, तब आप एमसीक्यू को ठीक कर पाएंगे। ये ब्रह्मास्त्र है एमसीक्यू को आंसर करने का।
आपके घर में रेड शेड के कितने सो कॉल्ड शर्ट्स एंड ट्राउजर्स हैं? रेड कलर के नहीं, रेड शेड के। तो इसमें मेजेंटा, पोस्ट ऑफिस रेड, ये सब भी आ जाएगा। रेड कलर के कितने ट्राउजर्स हैं? आंसर थोड़ा छोटा हो जाएगा। रेड शेड की कितने वैरायटी? बढ़ जाएगी। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सो स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू रीटेक बोर्ड एग्जाम वंस। ये अभी इस साल से सीबीएसई करने वाला है चिल्ड्रन। जैसे बच्चे फेल हो जाते हैं तो एक कंपार्टमेंट एग्जाम होता है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पास तो हो जाते हैं, बट आईआईटी के लिए मिनिमम 75% मार्क्स 12th में चाहिए। तो बच्चा अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एग्जाम फिर से दे सकता है 1 महीने के गैप में। गॉट इट क्लियर? इंप्रूवमेंट एग्जाम के नाम पे। एग्जाम्स विल बी रीडिजाइन टू इंक्लूड व्हाट चिल्ड्रन? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बैंक्स दिए हैं उन पे जरा ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको बढ़िया बढ़िया एमसीक्यूज मिलेंगे। स्कूल करिकुलम समझ में आई गया चिल्ड्रन? प्रमोट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एट होम ऑल्सो एंड एट स्कूल ऑल्सो। अब आने वाले टाइम में सर्कुलर आने वाले हैं सीबीएसई, आईसी हर स्कूल के लिए कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है लेक्चर हैज टू बी रिकॉर्डेड, कि भाई सही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड वंस इट इज रिकॉर्डेड, स्कूल का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल होगा, हर क्लास की प्लेलिस्ट होगी, सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट होगी, उसमें उसको अपलोड करना होगा ताकि बच्चा घर से भी, हाँ ऐप बना देगा। तो ये सब चीजें हम आने वाली हैं और आई एम ऑलरेडी डूइंग माई ट्रेनिंग ऑन दैट। चलिए, सबको समझ में आ गई बच्चों बात? चलिए, तो ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि भाई देखें हायर एजुकेशन पे एनईपी कहाँ तक पहुंचा है। तो वीडियो अपलोड कर दूंगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा।